Okay, now this is your question. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 have been exposed to chemical A and 50 to chemical B and 30 to both chemicals. Find the number of individuals exposed to, अब ये तीन क्वेश्चंस बने इसके ऊपर, केमिकल A और B. Number 2, to chemical A but not B, to chemical A but not. ओके ये यहाँ पे टू केमिकल बी और उल्टा होना चाहिए, इसको ठीक कर देते हैं जरा सा. टू केमिकल बी बट नॉट ए. तो जरा आप सोचिए इसको, जो चीज हमने लास्ट लेक्चर में की थी उसके बेसिस पे होगा. तो एक बार आप कोशिश करिए और फिर शुरू करते हैं. तो अब हमारे पास टोटल है 200 लोग, ठीक, और 120 हैव बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल ए एंड 50 टू केमिकल बी. अच्छा, अब हम ये देखें कि पहले ही तो हमने जो वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो ये है ए और ये है बी, ठीक. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कौन सा पार्ट लेंगे जो कॉमन है. अगर उसने दिया है तो उसने कहा कि 30 टू बोथ केमिकल्स, तो ये हो गया आपका 30 टू बोथ केमिकल्स. ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट हो गया है ना, इसको केमिकल ए का भी एक्सपोजर हुआ और केमिकल बी का भी एक्सपोजर हुआ. ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया. अब बात करें 120 हैव बीन एक्सपोज टू केमिकल ए. अब केमिकल ए हुआ है 120 को का एक्सपोजर, ठीक है. तो उसमें से 30 तो यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे, यहाँ पे 90 होगा. देखो 90 प्लस 30 हो गया आपका 120, तो ये आपका एक्सपोजर ए हो गया, ठीक. इसके बाद 52 केमिकल बी. अब 52 केमिकल बी यानी कि बी में टोटल 50 है पर 30 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये हो गया 20. बस अब आपका एरिया जो है मार्क हो गए वेन डायग्राम में. अब आप आंसर पे आना शुरू करिए. तो ये कहता है कि केमिकल ए और बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, यानी, और ये पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पीपल इन बोथ, राइट, ए यूनियन बी. और फॉर्मूला क्या था हमारा, एन ए प्लस एन बी प्लस, वेट अ मिनट, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट. ये फॉर्मूला था. तो अब हम क्या करेंगे, तो और या फिर हमने, क्योंकि सीधे सीधे वेन डायग्राम में आ रखे थे, तो हमें क्या करना है, हम इन दोनों, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये और या हम एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 कर देंगे, है ना. ये हमारा एरिया 1, दिस इज एरिया 2, लेट्स से दिस इज एरिया 3. तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं. तो क्या बन रहा है, 90 प्लस 30 प्लस 20, तो कितना बन गया हमारे पास, 140, ठीक. तो ये चीज ज्यादा आसान है ना. बाकी तो वहां से भी आ ही जाएगा. अब आप देख लो वहां क्या आएगा, टोटल आपका 120 प्लस 50 170, 170 माइनस 30. अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं तो यहां से भी आ रहा है, देखो 120 प्लस एन बी, बी हो गया 50 माइनस टोटल इंटरसेक्शन बोथ माइनस 30. तो यहां से भी वही 140 आ रहा है. पर जनरली आई प्रेफर दिस, क्योंकि ये बहुत तेजी से आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं ना, आपको तो सीधा यहीं से ही दिख रहा है फिगर से, अब तीनों को ऐड कर लेना, आंसर करा. अब बात करें सेकंड पार्ट की, तो केमिकल ए बट नॉट बी. तो ए बट नॉट बी हमारा कौन सा पार्ट हुआ, ये हुआ ये वाला, है ना, सिर्फ एरिया 1, राइट, जिसमें सिर्फ
ए है और बी है ही नहीं, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप जाओगे तो उसमें तो कुछ बी का पार्ट भी आएगा। तो कितना हो गया आंसर? सीधे सीधे 90। तो सेकंड का आंसर सीधा सीधा जो है वो है एरिया 1। तो ये हो गया आपका 90। ऐसे ही केमिकल बी बट नॉट ए, वो है एरिया आपका 2, जिसको हमने मार्क किया हुआ है। तो एरिया 2 सीधा सीधा 20 आंसर। ये आपके क्लियर कट आंसर हो गए और आपने वेन डायग्राम यूज किया है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे वेन डायग्राम के लिए में आपको 3 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था, पर एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी बोला अभी कि भाई हम सीधे सीधे वेन डायग्राम फॉर्मूले पे जाएंगे तो काफी क्रिटिकल से हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझा है तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस मेंटली। वैसे एक बार आपने वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इनर मोस्ट से शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको 2 वाले केस में बताया, तो आप ए इंटरसेक्शन बी से शुरू करेंगे। ठीक, जब हम 3 वाला करेंगे तो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग बनाइए तीनों। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि भाई तीनों का इंटरसेक्शन किस तरीके से हो रहा होगा फिगर्स में। तो वो बनाओ, कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, ट्राई एंड सॉल्व इट। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट वी विल सॉल्व। ऑलराइट, तो शुरू किया जाए, है ना। मैंने आपसे बोला था सबसे पहले इनर मोस्ट। इनर मोस्ट मतलब वो वाला पार्ट जहां पे तीनों कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो क्या है? 3 had taken all the 3 subjects। तो कौन सा पार्ट है वो जहां पे ऑल द 3 है? ये बैठा हुआ है यहां पे। आई समझ में? मैंने आपके लिए ये फिजिक्स का सर्कल है, ये केमिस्ट्री है और ये मैथ्स है, पीसीएम तीनों लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो अब आप समझ सकते हैं तीनों सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यही एक पार्ट है जो कॉमन है तीनों में। अब आगे बढ़े, अब देखते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब पढ़े कहां पे है फिजिक्स। 4 have taken 4 had taken physics and chemistry, right? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 4 हैं, यानी कि ये जो पूरा वाला पार्ट है यहां पे उसमें 4 हैं, पर उसमें कॉमन में 3 ऑलरेडी हैं। तो यहां पे कितने बचे? 1। अब मुझे बता दीजिए ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया तो फिर मैं आपको दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ जो हैं वो हैं आपके पास 4। ठीक, मैं एक बार एक काम करता हूं, मैं उस एरिया को कलर करने की कोशिश करता हूं आपके पास। ठीक है, उसको हटा भी दूंगा बाद में। तो देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन सा हुआ? ये ये वाला, और यहां पे भी है वो। ठीक है, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है और टोटल है 4, जिसमें से 3 ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स है। तो उनके पास भी तो फिजिक्स केमिस्ट्री है ही है ना। तो इसका मतलब 3 तो माइनस हो गया 4 में से। तो ऐसे जिनके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है बट नॉट मैथ्स वाला, कौन सा हो गया? ये 1 हो गया। अभी क्लियर हुई बात? अगला पार्ट, अब हम आते हैं फिजिक्स एंड मैथ्स में। ठीक है, 9 had taken, ये है यहाँ पे 9 had taken मैथ्स एंड फिजिक्स। अब मैं इसको दूसरा कलर से कर देता हूं। 9 had taken मैथ्स एंड फिजिक्स। तो तो 9 फिजिक्स एंड मैथ्स। अब ये है फिजिक्स एंड मैथ्स, ये वाला एरिया है ना, ये वाला पार्ट जो है ये फिजिक्स एंड मैथ्स है, ये भी उनके इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब अगर वो 9 है
और ऑलरेडी उसमें से 3 यहां पे हैं इंटरसेक्शन तीनों वाले में, तो यहां पे कितने बचे इस पार्ट में 6. सो हियर कम्स योर 6. अच्छा, थर्ड पार्ट में आते हैं. अब आया हमारे पास केमिस्ट्री एंड मैथ्स. अब देखो केमिस्ट्री एंड मैथ्स, अब आप लोग खुद ही बता सकते हो. केमिस्ट्री एंड मैथ्स है 5 है टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री. ये है 5. ये वाला पार्ट होना चाहिए 5. इसको भी कलर कर देता हूं डिफरेंट. चलो ये वाला पार्ट ये है, और साथ में ये पार्ट भी है उसके अंदर. तो ये है टोटल 5. तो भाई यहां पे कितने बचे 5 - 3 यानी के 2 बचे. क्लियर है. अब आप ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं. सबसे पहले हम आप बिल्कुल कॉमन पार्ट्स हैं यानी कि इनर मोस्ट पे आए. उसके बाद हमने दो दो के पेयर वाले उठाए. ठीक है. अब हम इंडिविजुअल आइटम्स पे चलते हैं. ठीक. चलिए अब देखें. हाँ, it was found that 15 had taken maths, right? ये है 15 मैथ्स. यानी कि ये वाला मैथ्स है, ये टोटल 15 होने चाहिए थे. लेकिन उसमें से हुआ क्या, कुछ पार्ट यहां पे बैठा है, कुछ यहां पे बैठा है और कुछ यहां पे बैठा है. तो 15 में से वो माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा अब आपके पास. 6 + 5 11, और यहां पे बचा फिर 4. यहां पे टोटल अब जो बचा आपके पास 4 बचा है ना, क्योंकि अब आप इसको टोटल ऐड करोगे तो 4 + 6 ये वाला + 3 ये वाला और 2 वाला, क्योंकि मैथ्स तो वहां पे भी है ना, पर कुछ पार्ट कॉमन में चला गया. तो सिंपली ओनली प्योरली मैथ्स, जिसके और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है. तो वो क्या हो गया, वो 4 हो गया. सम देख लो 15 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें. आपने देख लिया कि भाई मैथ्स को टोटल जो है 15 होना चाहिए. तो मैथ्स का सर्किल जहां जहां पे जिन जिन पोर्शंस को कवर कर रहा है, वो सारा का सारा आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया. अब बात करते हैं इसके बाद कौन है. 12 है टेकन फिजिक्स. अब इसका मतलब फिजिक्स वाला जो सर्किल है वो जितने भी पार्ट को कवर कर रहा है. देखो हर एक जो है टोटल 4 पार्ट को कवर करता है ना. एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट. ठीक. तो 4 पार्ट्स को कवर करता है. तो फिजिक्स टोटल है 12. तो अब 12 में से पहले ये माइनस कर दो, या ये इन सब का, इन चारों पोर्शंस का जो सम है, जो फिजिक्स सर्किल के अंदर है, उनका जो सम है वो 12 होना चाहिए. तो 10 तो इन 3 पार्ट्स में ही हो चुका. 6 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे 1. अब बाकी का कितना बचा, 2. तो ये हो गए टोटल फिजिक्स. सेम लॉजिक से अब मैं केमिस्ट्री में जाऊं, तो केमिस्ट्री का जो टोटल स्टूडेंट है वो है 11. उसमें से ये यानी कि केमिस्ट्री के चारों पार्ट का सम जो है, जहां पे भी सर्किल ये कवर कर रहा है, उसमें 11 होने चाहिए. तो कितने हैं, 3 ये रहे, 1 ये यहां पे है और 2 यहां पे है. तो 3 3 6 और 6 और 5 ये यहां पे हो गया. तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री का सर्कल जिन जिन एरियाज को कवर कर रहा है, उन सब का सम जो है वो 11 है. 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11. इस वे में अब आपके पास हर पार्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड है. नाउ वी कैन गिव आंसर्स. तो नाउ क्वेश्चन 1 पूछ रहा है. अभी तक हमने एक्चुअली क्वेश्चन किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ आइडेंटिफाई किया, अच्छा ये पार्ट हमारा पास कौन सा है. ठीक. अब बात करें ओनली केमिस्ट्री. तो अब देखो यहाँ पे सर्किल में देखो, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री, नो अदर सब्जेक्ट शुड बी देयर. तो वो कौन सा दिख रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट है. ये है आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का, विच इज 5. ओनली फिजिक्स. अब आप तुरंत बचा सकते हो, दिख रहा है कौन है, 2. ओनली मैथ्स इज आंसर 4. ठीक. अगला पार्ट 4th.
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। अब सोचिए वो कौन सा एरिया होगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री को कर रहा है बट नॉट मैथ्स। सोचो आप लोग और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ्स, ये वाला पार्ट है आपका जो सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, नॉट मैथ्स। क्योंकि जैसे ही आप इससे इस पार्ट में और इस पार्ट में जाएंगे आपके पास मैथ्स का सर्किल आ गया वहां पे, वो नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, उस पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास, वो लिखा हुआ है 1। ऐसे ही अब मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ्स फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए आपको, ये वाला, दिस पार्ट। सो व्हाट इज द आंसर देन, 6। तो इसका आंसर हो गया आपका 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, अब ये इसका आंसर आपको मुझे बताना है। सोचिए, ओनली वन, एक ही सब्जेक्ट है। ओके अब आप देखिए, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ ओनली वन कौन है, एक ये बैठा हुआ है, प्योरली वन, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। कितने हो गए, 7 + 4 11, यानी कि 4 + 5 और +2, ठीक है। तो ये हो गए आपके 11। अब बताइए, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ये सोचिए। आप ये सोचिए, इसने कहा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ये क्या चीज है, एटलीस्ट वन, मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए। 2 भी हो जाए तो बढ़ गया, 3 भी हो जाए तो भी बढ़ गया, है ना। भाई आप इसको याद करो, मैं जब क्लास 10th में आपकी क्लास लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं ना कि भाई एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। आपके घर में आए रसगुल्ले और अब मम्मी ने पूछा कितने खाओगे, तो आप क्या कहते हो, एटलीस्ट 2 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, है ना। मतलब 2 तो खाऊंगा, 3 दोगे और बढ़ गया, 4 दोगे और बढ़िया, 5 दोगे और बढ़िया, सारे दे दो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब सारा ही पार्ट आप जोड़ लो। क्योंकि इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हर एक पार्ट आप ऐड कर लो। एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों एटलीस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे पार्ट आप ऐड कर लो। तो कितना हो गया, ऊपर से ऐड करना शुरू करें हर पार्ट को। तो 2 + 1 + 5 +6 +3 +2 +4, टोटल हो गए आपके 23। अब लास्ट पार्ट, नन ऑफ दी सब्जेक्ट, यानी कि अब देखो टोटल जो एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, कोई ना कोई सब्जेक्ट जिसने लिया हुआ है 23, टोटल है 25। तो यानी कि नन ऑफ दी सब्जेक्ट मतलब ऐसे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई भी नहीं लिया, तो वो कौन से बचे, टोटल माइनस दिस, यानी कि 25 माइनस 23, दैट इज 2। ये आपका आंसर आ गया। भाई देखो, मैं आप बच्चों को जब खाने पीने की चीजों से समझाता हूँ तो समझ में आ जाता है। जो एटलीस्ट वाला पार्ट है ना, वो रसगुल्ले से तुरंत समझ में आ जाता है ना। खाम खाओ पियो, तो क्या होता है दुनिया में ना, 2 तरीके के लोग होते हैं ना। एक तो होते हैं वो लोग जो जीने के लिए खाते हैं, मतलब थोड़ा 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 खाओ बस बस, है ना। और एक होते हैं मेरे जैसे लोग जो खाने के लिए जीते हैं। तो हमको चाहिए रोज बढ़िया माल, है ना। तो मोटे हो गए तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, खाएंगे तो सही, कम से कम बिना खाए क्यों मरे हम। तो हम लोग, मैं उस कैटेगरी में होता हूँ। तो मुझे अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो ना खूब खाते पीते मस्त रहते हैं ना। तो ऐसा होता है। तो अब आप सोच लो अपनी अपनी आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप खाने के लिए जीने वाले लोगों में से हो या जीने के लिए खाने वाले लोगों में से हो।
मुझे तो लगता है कि मैं बेटर कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, सो कैन आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ गुड थिंग, है ना। बाकी तो आप पे इच्छा है भाई। Okay, Ji. Now this is the question. A class has 175 students. The following data shows the number of students opting one or more subjects. Maths 100, physics 70, chemistry 40, maths and physics 30, maths and chemistry 28, physics and chemistry 23, all three subjects 18. Find the number of subjects who opted for only maths, only physics and none of these. ये आपका क्वेश्चन है। एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह होगा जो भी हमने किया। वो क्वेश्चन तीन आप सर्कल्स बनाएंगे, एक में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में मैथ्स। वेन डायग्राम इज वंडरफुल वे ऑफ सॉल्विंग दीज। तो करिए जी, इसको करिए। आपको मैं दे रहा हूँ 3 से 4 मिनट। अच्छा सा क्वेश्चन है, करिए और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा वैसे कि करना क्या है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन था एज यूजुअल इनर मोस्ट पार्ट से शुरू करेंगे, यानी कि ऐसा पार्ट जहां पे दोनों का तीनों का इंटरसेक्शन है, वो है ये वाला। ठीक है, इसको बोला फिजिक्स PCM। ठीक है, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये सर्कल मैथ्स, ये हो गया। अब बात करते हैं total all three subject is 18, so here comes your 18, this is your 18, right? अब मैथ्स एंड फिजिक्स, अब सेकंड पार्ट जहां पे दो दो का कॉम्बिनेशन है, मैथ्स एंड फिजिक्स इज 30। अब मैथ्स एंड फिजिक्स वाला ये वाला पार्ट है जिसमें से टोटल है 13, जिसमें से 18 यहां पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ के कितने बचे? 12। 30 माइनस 18 इज 12। ये आपका वो पार्ट हो गया। आगे बढ़ें, इसके बाद मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज 28। मैथ्स ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा, यानी कि ये वाला पार्ट है आपके पास जिसमें से 28 टोटल है। 28 में से ऐसे में यहाँ पे भी बैठे हुए 18, तो 28 माइनस 18 इज योर 10। ये पार्ट आ गया आपका। अब इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 यहाँ पे 23 में से 18 यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके बाद तीनों ही है, तो उसके बाद जिसके पास तीनों उसके बाद दो तो है, तो बचा क्या? 23 माइनस 18 यानी कि 5। अब आप सम देख सकते हो। ठीक, चेक करा देता हूं। मैथ्स एंड फिजिक्स 30 होना चाहिए, तो मैथ्स एंड फिजिक्स ये वाला पार्ट है 12 प्लस 18 30 हो गया। ठीक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाला पार्ट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 18 है, टोटल हो गए 23, देख लो आप। और मैथ्स एंड फिजिक्स 30 हो गया, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, ये आपका 23 हो गया। और हमारा कौन सा बचा? ये वाला 28, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28 बचा, वो 18 प्लस 10, ये आपके पास 20 आ गया, 28 आ गया। ठीक, अब वापस चलते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। मैथ्स में टोटल है 100। ठीक, यानी कि यहाँ पे मैथ्स का सर्किल 4 पार्ट में, एक 12 है, एक 18 है और एक 10 है, और एक ये है। यहाँ पे सबका सम होना चाहिए 100। तो कितना बचा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 माइनस ये तीनों 12, 18 और 10। 12 और 18 हो गया 30, 30 प्लस 10 40, 40 और 100 में से 40 माइनस किया तो 60। ये आपके पास। अब आप मैथ सर्किल का सम देख सकते हैं। मैथ सर्किल में ये 4 पार्ट हैं, 60, 12, 18, 10, इन सबका मिलके 100 हो गया। लेट्स कम टू फिजिक्स। फिजिक्स इज 70, यानी कि फिजिक्स के सर्किल के 4 पार्ट 5, 18, 12। तो 18 और 12 अगेन 30, 30 प्लस 5 35, और टोटल होना चाहिए 70, तो यहां पे बचा 35। लेट्स गो टू केमिस्ट्री 40।
40 यानी कि केमिस्ट्री सर्किल टोटल 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 + 10 28, 28 + 5 33, 33 और 40 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा 7। ये आपका आंसर बन गया। अब आपके सारे के सारे वेन डायग्राम के तीनों जितने भी पार्ट्स हैं हर एक का आंसर आपके सामने आ चुका है। नाउ द थिंग इज यू शुड स्टार्ट for the questions only maths यानी कि ये पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, बाकी कुछ भी नहीं, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। ओनली 60 ये आपके पास आ गया 60। ओनली फिजिक्स अगेन यही वाला पार्ट होगा, बाकी तो सब्जेक्ट कोई और भी एडेड है, सिर्फ फिजिक्स तो वो आ गया आपके पास 35। अब उसने कहा कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि सारे किन्होंने ले रखे हैं या एटलीस्ट वन ऑफ दिस, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ दिस का मतलब क्या हो गया कि ये सारे पार्ट जो आपको दिख रहे हैं उनका सम और उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से यहां से 175 से माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 175 टोटल नंबर स्टूडेंट्स है, उसके बाद सारे पार्ट्स को ऐड कर दो, वो आपका आंसर आने वाला है 35 + 5 + 7। मैं ऐसे चल रहा हूँ 12 18 10 + 12 + 18 + 10 और +60। ये आपके पास आ गया हर एक का पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं आपके, सब लिख दिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 175 - 147 = 28 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप देख सकते हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो, बट यू कैन चेक। Now this is a question. Let A and B be two sets. Then A union B का complement union A complement intersection B is equal to, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या होगा ये आप सोचिए बताइएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। करिएगा, वेन डायग्राम से करो या वो जो लॉज आपको लिखाए गए हैं उनसे करो, बट यू हैव टू सॉल्व दिस एंड सेंड मी द आंसर। और इनफैक्ट आंसर आप उस ग्रुप में दीजिएगा जिसमें वो मैंने आपको बोला कि आज मैं बना दूंगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन है, इफ a is equal to x such that x is equal to n where n belongs to natural number। नेक्स्ट में x is equal to 2n है, फिर से नेचुरल नंबर है, और x थर्ड है c सेट है, x is equal to 4n, n belongs to again natural numbers। now you have to find a intersection b union c। बताइए क्या आंसर होगा इसका? आप लोग हर सेट के एलिमेंट्स को लिख सकते हो बड़े आराम से, वहां से आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है ना? लिखो, करो। ऑलराइट, देखा जाए सेट ए है क्या, लिखते हैं x is equal to n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं ए में, तो वो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका सेट ए हो गया। अब बात करें सेट बी की, ट्वाइस ऑफ नेचुरल नंबर्स कह रहा है ना, यानी कि इवन नेचुरल नंबर्स हो गए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और सी क्या है? हर नेचुरल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो यानी कि क्या हुआ? 4 8 12 16 एंड सो ऑन। तो ये हमने ए बी सी निकाल लिए। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले बी यूनियन सी निकालने की कोशिश करें, ठीक है? तो भाई चलो बी यूनियन सी निकालें। तो बी यूनियन सी का मतलब वो एलिमेंट्स
जो बी में भी है और सी में भी है। तो कौन सा दिख रहा है वो भाई? 2 4 6 8, 4 8 12 16 उसका पार्ट होगा ही होगा। तो बी यूनियन सी क्या हुआ एक्चुअली? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा? जो बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट विद दिस। अब ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर्स हैं। दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि आंसर क्या आया? 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी कि ये है क्या? ये सेट बी खुद ही आपका आंसर आ गया। एक बार और समझ लो, बी यूनियन सी का मतलब क्या? हम इसको क्वेश्चन को इकट्ठे क्यों करें? हम उसके दो पार्ट कर लेते ना। तो पहले हमने क्या किया? बी यूनियन सी निकाला, वही मैंने आपके लिए किया। तो बी यूनियन सी क्या होता है? बी और सी, यानी कि जो बी में भी है और जो सी में भी है ना? या तो बी में और या सी में। अब देख लो बड़ा कौन सा है भाई? 2 4 6 8 के अंदर ये 4 8 12 16 समाये हुए हैं कि नहीं समाये हुए? तो बी यूनियन सी क्या हो गया? अपने आप ही ये वाला सेट आ गया भाई। इसके अलावा जो बी में है वो भी सब आ गए ना इसके अंदर, ये तो है ही। तो बी यूनियन सी हो गया। अब ये हमें बी यूनियन सी मिल गया, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स है। ये साफ साफ दिख रहा है मुझे, यानी कि एक्चुअली ये लिखा हुआ है 2n, है ना? तो ये भी सेट बी ही लिखा हुआ है। अब आप देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी मुझे पता है 2 4 6 8 है और ए है 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर भी देखो 2 4, इधर आगे 6 होगा और आगे 8 भी होगा, ठीक है? तो ये इसके अंदर है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से वही पार्ट जो कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 4 6, अगेन बी। इस वे में आपको करना है। प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना? थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उठाओ। इनफैक्ट जो मैंने आपको कराया पहले उन्हीं को ही दोबारा करो वापस। अब देखो यहां पे मैं सेट को कंप्लीट कर रहा हूं, बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको देता रहूंगा ताकि आप रिवीजन मोड में रहो। तो हम लोग किस वे में चलेंगे कि हम लोग एक चैप्टर पकड़ लिया, बेसिक क्वेश्चन भी किए, कुछ जेई टाइप के क्वेश्चंस भी किए। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको 3 वेन डायग्राम के कराए थे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, ठीक है? इवन आप और कोई एग्जामिनेशंस भी देंगे तो उसमें भी आते हैं। तो हमने वो कुछ क्वेश्चंस वो भी उठाए, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो मैंने आपको बहुत सारे जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं कराए, अदरवाइज अभी क्या होगा कि आप लोग ना पजल हो जाओगे, अरे यार ये सब कहां से आ गया। तो हम उनको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा आपको, इसके बाद रिलेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशंस शुरू करेंगे, वहां पे कुछ एक आध क्वेश्चन पुराना उठाएंगे, ठीक है? ऐसे ही जब हम कुछ और कर रहे होंगे उसके बाद फिर से पुराने क्वेश्चन उठाएंगे। अब वहां पे थोड़े जेई के क्वेश्चन और उठाएंगे। क्यों? उससे क्या होगा? दो पार्ट। पहली चीज आपको रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा पुरानी चीजें याद आ जाएंगी। दूसरी बात, तब तक और चीजें आप ऐड कर चुके होंगे, क्योंकि जेई वगैरह में या कंपटीशंस में कई बार क्या होता है, मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तो पहली चीज है तो कॉन्सेप्ट मिक्स हुए ही नहीं, पहला ही एक कॉन्सेप्ट सीखा है। तो जब 2 3 कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो वहां पे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगी। तो उसमें फिर आपकी क्लैरिटी भी और बढ़ेगी, आपको समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक? तो फिलहाल के लिए सेट्स को हम यहीं पे बंद करेंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।